जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। अनुराग पटेल, सुप्रेंद्र, निकेंद्र, दुर्गेश, संजय, रोहिणी, स्वाति, निमेश, निधि, राहुल, विकास, सचिन कुमार, नीरज, सभी प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और प्यारे बच्चे, हम लोग पढ़ रहे थे गुलाम वंश में। आपका गुलाम वंश में मैं आपको पढ़ाते आ रहा था कि किस तरह से गुलाम वंश की स्थापना हुई और उसको गुलाम वंश क्यों कहा जाता है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। और सबसे पहले गुलाम वंश की स्थापना करी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में आराम शाह आया। आराम शाह के बाद में आया इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश को हम पढ़ रहे थे। और पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था क्या कि इल्तुतमिश का मकबरा इल्तुतमिश ने ही बनवाया। 1236 में इल्तुतमिश की मौत हो जाती है और इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूर्ण कराया। ठीक है, इससे आगे हमारी आज की क्लास शुरू होती है, गुलाम वंश का दूसरा पार्ट। तो इल्तुतमिश के बाद में गद्दी पर कौन आया? ये आया रुकनुद्दीन फिरोज। इसके पिता कौन है? इल्तुतमिश हैं। और माँ कौन है? शाह तुर्कान। तो कहने की बात है, इल्तुतमिश के बाद गद्दी पर उसका बेटा कौन आया? कौन आया? रुकनुद्दीन फिरोज। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका शासन जो रहा है 1236 से 1236। आप कहेंगे भैया कुछ ही महीनों का शासन है, यानी ये ज्यादा शासन नहीं कर पाया, क्योंकि ये मेरे दोस्त क्या है, एक अयोग्य शासक है। इसको कोई मतलब नहीं है गद्दी से, ये खोया हुआ है। सुंदरता के चक्कर में नशे में डूबा हुआ एक नशेड़ी शासक। रूल कर रही है कौन? इनकी मां शाह तुर्कान। भाई सारी शक्तियां किसके हाथ में थी? शाह तुर्कान के हाथों में थी। ठीक है, तो आप सोचो कि इल्तुतमिश ने एक बनाया था तुर्क ए चहलगानी। आप लोगों को पता है तुर्क ए चहलगानी? उसमें कितने थे? 40 सरदार थे। 40 तुर्क सरदार। अब ये जो 40 तुर्क सरदार थे, इन्होंने देखा कि यार एक ऐसी महिला रूल कर रही है, एक ऐसी महिला रूल कर रही है जिसको इल्तुतमिश भी नहीं चाहता था कि वो शासन करे। क्यों भैया, ये तो इल्तुतमिश की पत्नी है, इल्तुतमिश क्यों नहीं चाहता था? इल्तुतमिश चाहता था कि उसकी बेटी गद्दी पर आए। अब समझना, ये जो इल्तुतमिश था, इसके ऐतिहासिक रूप से जो दर्ज हैं 3 बेटे, लेकिन कहा जाता है इसके 11 बेटे हैं। इल्तुतमिश जब बीमार था, इसके थे 11 बेटे। इसने अपने सारे बेटों को चिट्ठियां लिखी। ग्वालियर में था इल्तुतमिश। इसने कहा मेरी तबीयत खराब है, आ जाओ। ग्वालियर मध्य प्रदेश में। क्या बोलोगे? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। इसके जो बेटे थे ये दिल्ली के पास में थे, इधर उधर थे। सबको लगा कि हम जाएंगे तो हमारा शासन हमारा कोई सा भाई छीन लेगा, उत्तराधिकार की लड़ाई में पता नहीं कौन बैठ जाए। अकेली रजिया पहुंची इल्तुतमिश के पास और इल्तुतमिश ने रजिया को घोषित किया सुल्तान। कहां पर? ग्वालियर। तो इल्तुतमिश तो चाहता था कि उसकी बेटी सुल्तान बने। रजिया, अपने बेटों से ज्यादा भरोसा था उसको। सारी लीडरशिप उसको इल्तुतमिश ने सिखाई। और आज के जो बाप हैं उनके लिए बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है इल्तुतमिश। ये जो बेटियों को कम समझते हैं और समझते बेटों के हाथ में बागडोर आनी चाहिए, तो इल्तुतमिश ने बोला नहीं, योग्य के हाथ में बागडोर आनी चाहिए। तो जो 13वीं शताब्दी का एक आदमी लड़के और लड़की में विभेद नहीं कर रहा है। और आज के लोग कैसे हैं? जो विभेद करते हैं, लड़के को मिलेगा लड़की को नहीं मिलेगा। तो इल्तुतमिश ने किस चीज को चुना? उसने चुना इंटेलिजेंट कौन है, ब्रेव कौन है, बहादुर कौन है। लेकिन इसके जो भाई हैं, ये कौन है? रजिया का भाई है रुकनुद्दीन फिरोज। ये चालाकी से इन 40 सरदारों से बात करके खुद गद्दी पे बैठ गया। लेकिन फिर भी शासन किसके हाथ में है? एक महिला कंट्रोल कर रही है। 40 सरदार जो सोच रहे थे कि रजिया एक महिला के हाथ में शासन नहीं जाना चाहिए, शासन तो फिर भी कहां चला गया? एक महिला के ही हाथ में। 40 सरदार को लगा इससे अच्छा ये तो हम किसको, रजिया को ही सुल्तान बना देते, क्योंकि ये बहुत क्रूर थी। इसने दरबार में
किसी भी सरदार का सुनना बंद कर दिया। बोले 40 सरदार तुम अपने घर रहो, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। तब रजिया को मौका मिलता है, समझ रहे हैं? 1236 में तब मौका मिलता है रजिया को, इस्लामिक इतिहास की, तुर्की इतिहास की पहली महिला। और सुनना तुम लड़कियों, अगर तुम इंटेलिजेंट हो ना तो तुमको मौका मिलेगा और तुमको एकदम से सुल्तान बन जाना। सुल्ताना नहीं, रजिया के नाम के आगे सुल्ताना नहीं लगता है, जो भी बोलता है वो गलत है। क्योंकि सुल्तान एक पुल्लिंग शब्द है और सुल्ताना एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो भैया रजिया के नाम के आगे तो रजिया सुल्ताना लगना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं लगता? क्योंकि रजिया खुद को कभी दिखाती नहीं है कि वो लड़की है। उसने ऐसा कुछ पेश ही नहीं किया, क्या लड़की क्या लड़का। उसने बोला कि ब्रेव होना जरूरी है, इंटेलिजेंट होना जरूरी है, लड़का या लड़की होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। लोगों के सामने ऐसे फटे कपड़े, मुंह पे राख वाख लगा के, सारे गंदे कपड़े पहन के सोमवार की नमाज में लोगों के सामने पहुंच गई। कहते हैं लाल कपड़े पहने, जो बोलते कि दया, मांग का प्रतीक है, भीख का। जनता को जाकर के बताया, शाह तुर्कान के अत्याचारों के बारे में हाथ जोड़ करके जनता से बोली कि मैं इस दिल्ली को संभालना चाहती हूं। ये अत्याचारी तुमने गद्दी पर कौन बिठा रखा है? कहते जनता में इतना आक्रोश उसने भर दिया कि जनता ने तुरंत कूच कर दिया राजमहल की तरफ और तुरंत गद्दी से उतार दिया रुकनुद्दीन फिरोज को। और क्या बोलते हैं, जनता की मदद से रजिया सुल्तान गद्दी पर पहुंच गई। सुल्ताना नहीं, सुल्तान। बहुत काम कराई रजिया सुल्तान ने, सड़कें बनवाई, लाइब्रेरी बनवाई। यहां पर सीखने की चीज क्या है? रजिया सुल्तान का जन्म है 1205 का, और गद्दी पर कब बैठी है? 1236 में। तो कितनी उम्र हुई, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कुछ मूर्ख कमेंट करने लग रहे हैं, मकबरा कैथल, सर जी क्वेश्चन कब देंगे, कोई गुड मॉर्निंग लिख रहा है। बेटा यहीं घूमोगे तुम, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। उन बच्चों के बारे में सोचो जो चुपचाप सुन रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं अपने। तुम कमेंट्स में रह जाना। और मैं चाहता हूं कि जो बच्चा अपने लक्ष्य से भटक रहा है, भगवान करे वो सफल ना हो। अच्छे बच्चे को मिलना चाहिए ना यार, जिसने त्याग किया है अपने सिलेक्शन के लिए, जो शांत है। तो भगवान करे सिर्फ उसको मिले जो त्याग करता है, जो मेहनत करता है। 31 की उम्र में, और आज के तुम लोग, मतलब तुम्हारे घर में 16 साल की लड़की हो जाती है तो तुमको लगता है लड़की भाग जाएगी, तुम उसकी शादी कर देते हो। एक राजा इल्तुतमिश अपनी बेटी की शादी नहीं कर रहा 13वीं सदी में। उसके क्या पास क्या पैसा नहीं था? या लड़के शादी नहीं करते इल्तुतमिश की बेटी से, लेकिन उसने नहीं किया। और रजिया 31 की उम्र में सुल्तान बनी। समझना तुम लड़कियों, अपने अधिकारों के लिए तुम्हें लड़ना होगा। मैंने तुमसे कई बार बोला है, मलाला यूसुफजई की कनपट्टी पर AK-47 रखी जिहादियों ने और गोली चला दी। बोली, उससे बोले क्या कि स्कूल नहीं जाएगी। मलाला यूसुफजई क्या बोली? मैं स्कूल जाऊंगी। तो ये सब जिहादी हैं जो तुमको आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो तुर्की इतिहास की पहली मुस्लिम शासिका बनी रजिया सुल्तान। कौन थी? इल्तुतमिश की अकेली थी बेटी थी, इकलौती बेटी बोलेंगे, बेटी अकेली थी। इसके खिलाफ होने वाले विद्रोह कौन से हैं? रजिया सुल्तान के खिलाफ विद्रोह हुए। अल्तुनिया का विद्रोह, ये भटिंडा पंजाब से हुआ। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। अब ये अल्तुनिया कौन है भैया? जो ये 40 सरदार हैं, 40 सरदार हैं, तो 40 सरदारों में से एक है, 40 सरदारों में से एक है आपका अल्तुनिया। प्रेम करता था रजिया से, रजिया से शादी करना चाहता था। रजिया ने डिनाई कर दिया, बोला मैं शादी नहीं करूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी। सुल्तान है, कुछ भी कह सकती है। रौब था रजिया का, कैप लगा करके, ब्लेजर पहन करके वो चलती थी। उसने ये बुरके वुरके सब छोड़ दिए।
बोले नहीं पहनती, मेरा अपना ड्रेस कोड रहेगा। कैप लगा के, ब्लेजर पहन के, घोड़े पे सवार होकर रजिया। तो अल्तुनिया को जब इसने, जो अल्तुनिया का प्रपोजल था वो डिनाई कर दिया, तो अल्तुनिया ने साजिश रची कि अब कैसे भी करके इस रजिया को बेइज्जत करना है, और इस रजिया को पर अब कुछ एलिगेशंस लगाए जाएं, कुछ आरोप लगाए जाएं। आरोप लगाए गए। पहला आरोप लगा रजिया सुल्तान पर, ध्यान से देखना। पहला आरोप लगा कि रजिया ने काले गुलाम याकूत को अमीर आखूर नियुक्त किया था। काले गुलाम मतलब हबसी गुलाम थे, जो वेस्ट इंडीज के गुलाम होते हैं, ये काला गुलाम था ऐसा। इसको इसने अमीर आखूर पद में आपको समझा चुका हूं, घोड़ों के अस्तबल का प्रमुख होता था। इसको नियुक्त किया, और धीरे धीरे कहते हैं कि प्रेम प्रसंग, इसके बारे में दो कहानियां हैं कि सत्य है या झूठ है। जो लोग रजिया के समर्थक है वो कहते हैं कि जो 40 सरदार थे, जब अल्तुनिया ने प्रपोजल को मना कर दिया, अल्तुनिया से मना कर दिया रजिया ने, तो ये काले गुलाम की कहानी रची गई। दूसरी चीज कि सच में प्यार था, एक चीज कोई हो सकती है। तो इस पर आरोप लगाए गए भरे दरबार में कि रजिया एक शाही परिवार का हिस्सा होते हुए एक गुलाम से मोहब्बत कर रही है। बोले कि रजिया जब अपने घोड़े पर सवार होती है, तो ये याकूत खां उसको घोड़े पर अपनी बाहों में भर के बिठाता है। तो क्या बोलेंगे, यहां तक कि इतनी बात समझेंगे कि क्यों विद्रोह किया गया, क्योंकि रजिया ने काले गुलाम याकूत को अमीर आखुर नियुक्त किया। सिर्फ एक लाइन समझे, ठीक है। लेकिन बहुत सारे इतिहासकारों ने इस बात का खंडन किया है। खंडन उन्होंने किया है कि नहीं, रजिया आम जनता के सामने कभी घोड़े पर नहीं गई, वो हाथी पर जाती थी। लेकिन फिर लोगों ने कहा घोड़े पर कभी तो सवार होती होगी। रजिया कुल्हा यानी जो एक कैप थी, और चोगा यानी कि एक जो कुर्ता था, ब्लेजर जैसा एक कुर्ता, वो धारण करती थी। और रजिया की जो हत्या हुई है वो 25 दिसंबर 1240 को, दो डेट आती हैं इसमें, और एक आती है अक्टूबर की डेट। दोनों ही इतिहासकारों ने माना है। ये भैया दो डेट क्यों है, इसके बारे में कुछ पता नहीं है क्या? अभी बताऊंगा मैं आपको। कैथल में हुई। क्या बोलेंगे कि जो हत्या हुई वो कैथल में हुई, क्या कारण है वो बताएंगे। रजिया ने काले गुलाम याकूत को अमीर आखुर नियुक्त किया। अल्तुनिया के विद्रोह में मारा गया कौन? आपका याकूत। ये क्या बात हुई भैया? तो मैंने बोला कि अल्तुनिया का जो प्रपोजल था वो डिनाई कर दिया, उसके लिए मना कर दिया रजिया ने। जो इल्तुतमिश की बेटी गद्दी पर आई, तो अल्तुनिया ने साजिश रची और उसके बाद विद्रोह कर दिया। रजिया ने बोला भी अल्तुनिया हम तुझको देखेंगे, और रजिया सेना लेकर के दिल्ली से गई, कहां? अल्तुनिया के विद्रोह को दबाने के लिए। लेकिन रजिया के साथ कुछ जो सेना थी वो सपोर्ट करती थी किसको? जो सेना थी वो सरदारों की सेना थी, 40 सरदारों की। तो उसकी सेना का एक बिखराव था, वो संगठित सेना नहीं थी। तो गई तो थी अल्तुनिया को हराने पंजाब, लेकिन खुद हार गई। रजिया को कैद कर लिया गया, अल्तुनिया ने कैद कर लिया। अब अल्तुनिया की कैद में रजिया है। तो यहां पर मेरे बच्चे इंटेलिजेंस की बात आती है, तुम समझना अब, और अपनी जिंदगी में इसको अप्लाई करना। रजिया की बेइज्जती किसने की? अल्तुनिया ने। रजिया पर आरोप किसने लगाए? अल्तुनिया ने। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी बेइज्जती कोई करेगा, आरोप तुम पर कोई लगाएगा, तो तुम कभी उससे झगड़ना मत। तुम बोलना कि एक समय आएगा, मैं एक सिनेरियो सेट करूंगा और ये व्यक्ति को मैं दिखाऊंगा कि ये व्यक्ति झूठा है। मौका आता है। रजिया को ऐसा मौका मिला। उसने सोचा यार ये अंतुलिया शादी करना चाहता था। उसने आंख मार दी, मतलब आंख मारने का मतलब है अल्तुनिया की तरफ आंख मार दी। उसने अल्तुनिया से बोला कि तुम शादी करना चाहते थे, मैं तो समझ नहीं पाई, यू आर सो ब्रेव, तुम बहुत बहादुर हो। मैं तो समझ रही थी अल्तुनिया कोई ऐसे ही अल्तुनिया होगा, मैं तुम्हें वास्तविक रूप से पहचान ही नहीं पाई थी। यू आर सो पावरफुल।
ऐसे शर्माया होगा दुनिया थोड़ा सा, सच में। तो बोला हाँ, यू आर सो हैंडसम एंड सो पावरफुल। उसने बोला कि अभी तुम एक तुर्क सरदार हो और मैं दिल्ली की सुल्तान। अभी तुम अगर मुझको मार के भी दिल्ली जाओगे तो बाकी 39 तुम्हारा विरोध करेंगे। 39 भी नहीं करेंगे तो कोई ना कोई तो करेगा। अगर मैं सुल्तान हूं और तुम मेरे हस्बैंड बन के दिल्ली चलो, दोनों मिलके दिल्ली चलाएंगे। अल्तुनिया ने सोचा यार सही प्रपोजल है, बढ़िया है, इससे बेहतरीन कुछ हो नहीं सकता, तो चल दिया रजिया के साथ में। लेकिन जब रजिया इस सारे प्रक्रम में बिजी थी, तो ध्यान रखना प्यारे बच्चे, इतने में ही गद्दी पर जो आ गया था, वो आ गया था इल्तुतमिश का एक और बेटा। एक तो रुकनुद्दीन बना था जब रजिया की जगह, जिसको रजिया ने हटाया, और एक आया बहराम शाह, ये भी इल्तुतमिश का पुत्र है और रजिया का भाई है। इतने में ये गद्दी पर बैठ गया। ठीक है। 25 दिसंबर 1240 को जब ये दिल्ली आए दोनों, तो दिल्ली में इन्होंने 2 बार प्रयास किए हैं, दोनों बार ये विफल रहे, और गद्दी पर जो बहराम शाह आ गया था उसने इनको हरा दिया। मतलब रजिया वापस दिल्ली की गद्दी नहीं ले पाई। रजिया भागती हुई भागती हुई, याकूत मारा ही गया, मैंने बोला अल्तुनिया के खिलाफ विद्रोह में। रजिया जंगलों में भागती फिर रही थी। यहां पर भी 2 कहानी आती हैं, और रजिया की कब्र के ऊपर बड़ा विवाद है कि रजिया की कब्र कहां है। तो क्या हुआ कि दरअसल में रजिया जब भागती हुई अपनी जान बचाती हुई, उसकी सेना बची नहीं थी, सेना बिखर चुकी थी 2 अभियानों में, तो एक जंगल में पहुंची। अपने जो शाही लिबास था, जो जेवरात, जो कपड़े उसने पहने हुए थे, उसको उसने ढक रखा था बेकार कपड़ों से। तो एक किसान, जिसको किसान कहते हैं, किसान मिला, और किसान से उसने रोटी मांगी। किसान ने उसको रोटी दे दी खाने को, और कहते रजिया थकी हारी वहीं सो गई। किस्सा है ये एक। कहते हैं किसान को जब थोड़ी हवा चली तो उसका जो वो बेकार कपड़े थे वो हटे, और शाही लिबास जेवरात किसान को दिख गए, और कहते किसान ने हत्या कर दी। यही में कुछ लोग कहते हैं कि कैथल में डाकुओं के द्वारा रजिया की हत्या कर दी गई। कहते किसान को भी, एक किसान वाली जो कहानी है कि किसान को पकड़ा गया, बाद में रजिया का पता चला ये कहां पर है। तो रजिया की जो कब्र है, एक तो बोलते हैं कि ये आपका चांदनी चौक वाला जो बाबुली खाना है यहां पर। एक मत है कि रजिया की जो कब्र है वो आपकी कहां पर है, टोंक राजस्थान में है। तो ये तरह तरह की बातें बनती हैं। ठीक है। तो रजिया की जगह कौन आ गया? जब रजिया बिजी थी अल्तुनिया के विद्रोह को दबाने में, तो भैया क्या रजिया ने अल्तुनिया से शादी की थी? हाँ बिल्कुल की थी, बोला ना अभी। कैथल कहां पड़ता है सर? कैथल हरियाणा में है दोस्त। आ गया। बहराम शाह इल्तुतमिश का पुत्र है, रजिया का भाई है, रजिया के बाद गद्दी पर आया। इसने अपना नायब ए मुमलिकात एतगीन को नियुक्त किया। एलगीन नहीं, एतगीन। एतगीन को नियुक्त किया। तो गुलाम वंश में पहली बार एक पद आया, नायब ए मुमलिकात। बड़ी शक्तियां इस पद को दी गई। ये ऐसे समझो जैसे आपके देश में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, तो ताकत किसके पास ज्यादा? तो आप कहोगे भैया ऑफिशियली तो राष्ट्रपति के पास, लेकिन एग्जीक्यूशन के मामले में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री पावरफुल है। तो ये एक पीएम का पद हो गया। ये हो गए राजा, और ये हो गए जैसे ब्रिटेन के राजा, और ये हो गए पीएम। तो एक ऐसा पद था ताकतवर, बहराम शाह के समय पर बना। नायब ए मुमलिकात इसने एतगीन को नियुक्त किया। एतगीन की हत्या भी इसी ने करा दी। क्यों भैया? एतगीन को घमंड आ गया। कुछ लोगों के पास थोड़े से पैसे आ जाते हैं तो वो एकदम से शो ऑफ करने लग जाते हैं, खुद को अमीर दिखाने का प्रयास करने लग जाते हैं। बड़ी गाड़ी, लोन लेके गाड़ी ले ली बड़ी, किस्तों में प्लॉट ले लिया, किसी से पैसे उधार लेके घर बना लिया बड़ा, दिखा रहे हैं लोगों को हमारा काफिला चलता है, 4 गाड़ी चल रही है, 6 गाड़ी चल रही है। कहते हैं कि अगर ये जो शो ऑफ है मरवा देता है, दुश्मन पैदा करता है। यही गलती की एतगीन ने। पद मिला, इसने बोला क्या बहराम शाह, अपने गेट पे हाथी खड़े कर दिए,
बोला एतगीन का स्वागत होना चाहिए, सो के उठूं तो रानियां मेरे लिए पंखा करती हुई होनी चाहिए, 56 प्रकार के व्यंजन होने चाहिए। अब इतनी एक्टिंग बहराम साहब ही नहीं करता था। बहराम साहब को लोगों ने बताया भैया महाराज तुमसे ऊपर जा रहा है, रौब देखो, हाथी घोड़े सब गेट पर, एक राजा से भी बेहतरीन है। भैया खाकी बैच में आपने बताया था याक्यूत की मृत्यु भटिंडा जाते समय हुई। अरे भैया भटिंडा ही गया है अभी भी, तबर हिंद अल्तुनिया के खिलाफ जो विद्रोह था उस समय मारा गया है, अभी भी वही बात है। तो एतगीन को नियुक्त किया और एतगीन के जो शो ऑफ था इसके चलते हुए क्या बोलेंगे, एतगीन की हत्या करा दी। तो तुम मत करना ऐसे, तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि तुम सामने वाले से लड़ सको, राजा से। अब तुम बेमतलब का शो ऑफ कर रहे हो, है तुम्हारे पास कुछ नहीं। ठीक है। अभिषेक कह रहा सर आप भी शो ऑफ करते हैं। हाँ मैं बिल्कुल करता हूं, मैं 10 गाड़ियों के काफिले में चलता हूं, और हम मैंने एक बड़ी कोठी बनाई है लोगों को दिखाने के लिए, और मैंने कई बड़ी गाड़ी खरीदी है। मैं तो भैया बहुत करता हूं। आओगे वापस? समझे तुम बात को, मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं तुमको। तैयर के नेतृत्व में मंगोलों ने 1271 में आक्रमण किया। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि मुगलों बोल रहा हूं, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भैया जो आपका गुलाम वंश था, गुलाम वंश में एक आक्रमण हुआ था 1221 में इल्तुतमिश के समय, इल्तुतमिश के समय, और अब दोबारा हुआ है 20 साल बाद। तो तब तो इल्तुतमिश ने विफल कर दिया था। 1241 में तैयर के नेतृत्व में हुआ, बहराम शाह ने इसको विफल किया 1241 में। ठीक है, तो दिक्कत। अब तुम बोलोगे भैया, कुछ लोग कहेंगे नहीं भैया हमने देखी नहीं तुम्हारे पास बड़ी गाड़ी, तुम झूठ बोल रहे हो, हमने तुम्हारी कोठी देखी नहीं। तो पहले मैं स्ट्रेंथ बना रहा हूं। जैसे कुछ लोगों के पास 10-20 लाख रुपए हो, बड़ी गाड़ी ले आए, मैं सोच रहा हूं कि मेरे पास पहले 100-200 करोड़ रुपए हो जाए तब मैं गाड़ी लेके आऊं, ताकि कोई मुझे देख के द्वेष करे कि भाई ये इतनी बड़ी गाड़ी लेके आए। और जैसे लोग एक गाड़ी लेके आते हैं, मैं सोच रहा हूँ मैं एक साथ 7-8 गाड़ी लेके आऊं। तो जो तुम क्या एंट्री होगी, लेकिन उस टाइम मेरे पास ऐसा नहीं होगा कि मुझे कोई कुचल पाए। ऐसी स्थिति पहले तैयार करनी चाहिए, मैं आपको यह समझा रहा हूं। आगे आएंगे तो क्या बोलेंगे भैया, बहराम शाह के बाद में मसूद शाह ये छोटे छोटे समय के लिए अयोग्य शासक रहे हैं। और ये कौन है, ये रुकनुद्दीन फिरोज का बेटा है। रुकनुद्दीन फिरोज आप जानते हैं? रुकनुद्दीन फिरोज जो है प्यारे बच्चे, ये वही है जो रजिया का भाई था, जो रजिया से पहले गद्दी पे बैठ गया था। ठीक है, आगे आएंगे। इसके बाद में शासक आता है आपका नसरुद्दीन महमूद। क्या बोलोगे, नसरुद्दीन महमूद, ये इल्तुतमिश का बेटा है। तो इल्तुतमिश के कितने बेटे गद्दी पे बैठ चुके हैं, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अभिषेक कह रहे हैं सॉरी सर मैं ये नहीं कहना चाहता था, मैं अपना नाम बुलवाना चाहता था। अरे कोई दिक्कत नहीं यार, अपने भाई से तुम सॉरी बोलते हो, घर में क्या सॉरी बोलते हो ऐसे? नहीं, तुम ये मत सोचा करो मैं तुम्हारी किसी बात से हर्ट हूंगा, पर लेकिन मर्यादा में, मर्यादा से मतलब ऐसी कोई बात मत करना जो हर्ट करे। ये तो सब बढ़िया है देखा, ये हमारा दोस्त है हर्ष यादव, सिर्फ बोला कि गजब की एंट्री होगी, जलवा होगा जलवा चलो सर जी, मुझे सिर्फ जीडी चाहिए, तुमको मिलेगी भी सिर्फ जीडी। ऐसी सोच रखोगे, सिर्फ सिर्फ क्यों लगा रहे हो, बोलो जीडी चाहिए, ऑनली नहीं लगाते। बैंक में जब आप चेक भरते हैं तो ऐसे भर के आते हैं 25,000 रुपए ओनली। ओनली का मतलब है, सिर्फ का मतलब है सिर्फ यही मिलेगा। ये अभी छोड़ के चलो ना, बोलो जीडी चाहिए, आगे इसमें जितनी जीरो लगानी है आगे भविष्य में लगा लेना ना। तो अभी सिर्फ जीडी मत बोलो, अभी बोलो जीडी, जीडी चाहिए। सिर्फ बोलोगे तो इतना ही मिलेगा जिंदगी में। देवी सरस्वती सुन लेती हैं। आ गया, 3 बेटे अब तक बन चुके हैं, बहुत बढ़िया, जो बच्चे ध्यान से देख पा रहे हैं। आशीष पांडे जी कह रहे हैं 4, और प्रिया यादव कह रही हैं 4,
प्रिया यादव बेटा मैसेज में हाय हेलो भी कर रही हो क्या पढ़ते टाइम? बीच में किसी के मैसेज का रिप्लाई कर रही हो क्या? अब तक 4 बताए, ध्यान से क्यों नहीं देख रही हो? ध्यान से पढ़ें। सब बच्चे 3 बता रहे, प्रिया यादव 4 बता रही है। और भी कुछ मूर्ख हैं। एक कजलिया है, ये भी 4 बता रही है। दिख नहीं रहा क्या? तुमने काजल ज्यादा लगा लिया है क्या? अनुपम सिंह कह रहे हैं 7। बेटे आ जाओ। नसरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश का पुत्र है। इसको सल्तनत काल का औरंगजेब कहते हैं, क्योंकि औरंगजेब एक मुगल काल का शासक है। तो इसको क्यों बोल रहे भैया सल्तनत काल का औरंगजेब? इसको इस वजह से कह रहे हैं कि औरंगजेब ने भी मिनिमल खर्चों पर जिया है। औरंगजेब एक क्रूर शासक है, लेकिन उसके खर्चे ज्यादा नहीं थे। वो खुद कुरान की प्रतियां लिखता, पवित्र पुस्तक की, और उनको बेचता था, तब अपना खर्चा चलाता था, इंडिविजुअल खुद का। उसका व्यक्तिगत खर्चा कोई नहीं था सुल्तान होते हुए। ऐसे ही एक सुल्तान हुआ गुलाम वंश में, नसरुद्दीन महमूद। ये टोपी सीकर के जीवन व्यतीत करता था, इसीलिए इसको सल्तनत काल का औरंगजेब कहा गया। ठीक है। नायब ए मुमलिकात, इसने बनाया किसको? बलबन को। समझ गए? मतलब जो ताकतवर पद था नायब ए मुमलिकात, ये कौन बना? बलबन बना। महमूद बलबन का दामाद था। कौन महमूद? नसरुद्दीन महमूद। देखो बलबन के पास पावरफुल पोस्ट भी आ गई और अपनी बेटी की शादी करा दी नसरुद्दीन महमूद से, यानी जो राजा है उसको दामाद बना लिया। कितनी प्लानिंग से चल रहा है। पावरफुल पोस्ट भी अपने पास, और जो राजा है वो अपनी बेटी का दामाद, तो वो बेटी के हिसाब से चलता होगा। यहां पर बोलते हैं ये अंतिम शासक है, और जो ये ऐबक वाला वंश था, शमसी वंश, जिसको इल्तुतमिश का वंश भी हम कहते हैं, ये शमसी वंश का खात्मा हो गया, और इलबरी वंश का खात्मा भी यहां पर हो गया महमूद पर। समझ गए नसरुद्दीन महमूद के बारे में? क्या बोलेंगे? एक बच्चा कह रहा भैया जी औरंगजेब तो बाद में आया, तो जानते तो हो ना औरंगजेब के बारे में? तो इतिहासकारों ने सन 1900 में लिखा, औरंगजेब है आपका 1658 से 1707 गद्दी पर। एक इतिहासकार ने सन 1900 में लिखा कि ऐसा ही एक औरंगजेब सल्तनत काल में था। उस बात का कोई मतलब नहीं है बाद में आया। ठीक है, तो दिक्कत, शमसी वंश का खात्मा हो गया और प्रथम इलवरी वंश का खात्मा हो गया। तो इलवरी वंश कहां तक है? इलवरी बोलते हैं कि ऐबक इल्तुतमिश से होते हुए आपका महमूद तक है। ये जो बलबन है, बलबन जब से गद्दी पे बैठा 1266, जिसको कई जगह 1265 भी मिलता है, इस बारे में बहुत विवेद है, एनसीईआरटी की डेट, इसका शासनकाल द्वितीय इलवरी वंश की शुरुआत माना जाता है। यानी गुलाम वंश को हम 2 इलवरी वंश में बांटते हैं। जो पहले इलवरी हैं वो कहां तक हैं प्यारे बच्चे? महमूद तक। और जो दूसरे इलबरी हैं ये कहां से शुरू हैं? बलबन से, क्योंकि इसके बाद में जो गद्दी पर आए ये बलबन के वंशज थे। ठीक है, इसका शासनकाल द्वितीय इलवरी वंश की शुरुआत माना जाता है। इसी को हम बलवनी वंश का भी बोलते हैं। बलबन नाम है, बलवनी वंश का बोलते हैं। चलो भाई, एक बच्चे ने फिर से मूर्खता का परिचय दिया है, कह रहा भैया जी औरंगजेब तो 1658 में आया, फिर भैया जी ये नाम कैसे जानते थे औरंगजेब का? अरे बेटा ये तुमसे ये किसने बोला कि ये जो लाइन लिखी गई है आपका ये जो लाइन लिखी गई है 1265 की है? ये लाइन सन 1900 में इतिहासकारों ने लिखी है, आज के आधुनिक इतिहासकारों ने लिखा है। तुमसे ये किसने कहा कि ये सन 1200 की लिखी हुई लाइन है? कहीं ऐसा मैंने तुमसे बोला? आज तो जानते हो ना। आएंगे। पूरा नाम, पूरा नाम क्या है? गयासुद्दीन बलबन है। और तुम जानबूझकर मूर्ख मत बनो कभी जिंदगी में, थोड़ा इंटेलिजेंट बनो। क्या हुआ होगा थोड़ा सोचने पे मजबूर बनो, रट्टू मत बनो एकदम। क्या बोलेंगे? पूरा नाम है गयासुद्दीन बलबन, और इसी को हम बोलते हैं जिल्ले लाही।
जिल्ले इलाही। क्या बोलता है खुद को? कि मैं हूं जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही। राहुल चौधरी, वेरी गुड। सुमित कुमार जी का प्रश्न है, भैया किसने कहा था कि रजिया स्त्री ना होती? एल्फिस्टन ने कहा था। एल्फिस्टन ने कहा था मेरे दोस्त कि अगर रजिया स्त्री ना होती तो उसका नाम इतिहास के बड़े शासकों के रूप में लिया जाता, और रजिया के पतन का एक कारण हो गया कि उसका स्त्री होना। ठीक है, क्या बोलेंगे? जिल्ले इलाही कौन है? ये बलबन है। नियाबत ए खुदाई किसने कहा है खुद को? नियाबत ए खुदाई। पैगंबर जानते हो ना तुम? नियाबत ए खुदाई। इसने बोला जो अल्लाह है, जो पैगंबर है, उसके बाद मैं हूं। सीधे अपनी पोस्ट बता दी, सेकंड पोस्ट। बोला एक तो वो है और फिर उसके बाद मैं हूं। तो पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन, उपाधि है इसकी जिल्ले इलाही, नियाबत ए खुदाई। यह है इल्तुतमिश का गुलाम था। इतना छोटू सा गुलाम, 4 फुट का बलबन। मतलब एक अंदाजा बता रहा हूं मैं। कहते बलबन की जो लंबाई थी वो काफी कम थी, नाटे कद का था ऐसा बलबन। काफी चौड़ा तकड़ा बलबन, क्रूप, शकल बहुत बेकार और गंदी। क्या बना? घोड़े के अस्तबल का प्रमुख बना। वहां से बढ़ते बढ़ते अमीर आखूर से खासदार, और मैंने बताया महमूद के समय पहुंच गया सबसे बड़े पद, नायब ए मुमलिकात तक। इल्तुतमिश का गुलाम था। वास्तविक नाम है इसका बहाउद्दीन। बहाउद्दीन। उपाधि इसकी उलूग खां है। यह उपाधि महमूद, जो इसका दामाद था, 1266 तक जो शासक रहा, नसरुद्दीन महमूद ने दी थी। ठीक है, क्या बोलेंगे? यह उपाधि किसने दी थी? महमूद ने दी थी। कोई परेशानी? अब इसकी शकल आप कैसी इमेजिन कर सकते हो? बाहुबली में तुमने वो देखा है, कालकेयी? पता बलबन कैसे एंट्री करता था दरबार में? गद्दी पे आया, बलबन के अपने नियम। सोचो क्या हुआ? बोला शराब बंद है, ये गैम्बलिंग जुआ हुआ सब बंद है, ये हंसना बंद है। तुम सोचो मैं तुम्हारे ऊपर रोक लगा दूं कि तुम्हारा हंसना बंद है तो तुम और ज्यादा हंसोगे। तुमको भैया हम तो नहीं रुकते। नो एक्सप्रेशन, मतलब खुशी का माहौल है तब भी बलबन के चेहरे पर नो एक्सप्रेशन। दुख का माहौल है तब भी बलबन के चेहरे पर नो एक्सप्रेशन। और इतिहासकार लिखते हैं ये बलबन अपने टाइम का बहुत तकड़ा एक्टर था। जो अभिनेताओं के गुण थे वो बलबन में थे। तो मतलब इतना भय का माहौल इसने पैदा कर दिया। और कहते हैं इसको अपने, समझो तुम, दुख तुम्हें जीवन में हुआ होगा कभी ना कभी, तो हुआ होगा ना जीवन में दुख, कोई छोड़ के गई होगी। हालांकि वो दुख की चीज है नहीं किसी का छोड़ के जाना। वो कहते हैं ना कि सस्ते लोगों के लिए कीमती आंसू नहीं बहाए जाते, तो वो कभी तुम बहाना भी मत। दुख की बात होती है कि आप देख रहे हो अपने पिताजी को, वे कुछ करना चाहते हैं आप लोगों के लिए। पड़ोस में आपके परिवार में एक सरकारी नौकरी करने वाले अपने लड़की की शादी कर दी है, ठीक से गाड़ी वाड़ी दे दी है, और आपके घर में शादी का नंबर है, और आप बजट बना रहे हैं कि हम मोटरसाइकिल दे पाएंगे, मोटरसाइकिल ही दे पाएंगे, गाड़ी नहीं दे पाएंगे। ये दुख की स्थिति। ऐसा नहीं है इसमें बहुत सारे लोग बोलेंगे सर इसमें क्या है, बहुत सब तरह के वर्ग होते हैं। नहीं, जब आप तुलना करोगे, जब आप अपने पिताजी को मायूस देखोगे, बोलेंगे मैं अपनी बेटी के लिए वो सब कुछ नहीं कर पा रहा हूं, ये मायूसी है। यही बलबन के अंदर था। दास जीवन, क्रूप जीवन, जो मजाक उसके साथ बनता हुआ आया,
उसको वो प्रतिशोध लेना चाहता था, लेकिन उसने सोचा कि मैं इसका प्रतिशोध तब लूंगा जब मैं ताकतवर हो जाऊंगा। और उसने ताकत अपने हाथ में आने तक इंतजार किया। नो एक्सप्रेशन, हंसना बोलना गाना सब बंद। जो 40 सरदार थे ना, उन्हीं 40 सरदारों में से एक था बलबन। बलबन, ध्यान से देखना। धीरे धीरे ये अमीर शिकार बना किसके? बहराम शाह के समय पर। और अमीर ए आखूर बना आगे चलकर इसी बहराम शाह के समय पर प्रमोट हुआ। इसी बलबन ने लोह एवं रक्त नीति अपनाई मेवातियों के खिलाफ। मेवातियों के खिलाफ ये कौन लोग थे? इसको पता चला कि दिल्ली वाला जो ये क्षेत्र है, दिल्ली वाला जो ये क्षेत्र है, जीटी रोड वाला, यहां राजस्थान दिल्ली वाले क्षेत्र में बहुत लूट होती है यात्रियों के साथ में। उसने बोला लोगों को लूटा जाता है बलबन के टाइम में, डाकुओं में क्या बलबन का खौफ नहीं है? इसने अफगान बुलाए। इन्हीं अफगानों में है एक आपका जलालुद्दीन खिलजी, जो नेता बनेगा इनका और आगे चल के खिलजी वंश भी लाएगा। अफगान बुलाए 3,000। 3,000 अफगान बुला करके इनको पोस्टेड कर दिया यहां चोर लुटेरे। बोले कि गर्दन काट दो जो लोग बलबन का भय नहीं मानते, बलबन के समय पर डकैती करते हैं, लोगों को लूटते हैं, राजनी करते हैं। सफाया कर दिया गया। इसी नीति को बोलते लोह एवं रक्त नीति, मेवातियों के खिलाफ। तो लोगों के भले के लिए नहीं, अपना क्या बोलते हैं उसको, जलवा बरकरार रखने के लिए। बहुत बेरहम था बलबन। कहते ना, तुमने किस्सा सुना होगा, अकेले में बंद कमरे में रात को बलबन के कमरे से रोने की आवाजें आती। अपनी जिंदगी से इतना व्यथित था, इतना परेशान था, और सुबह जब दरबार में निकलता तो आंखें लाल और तलवार बलबन की खिंचड़ती हुई दरबार में। सोचो तुम, नो एक्सप्रेशन, किसी से कुछ बोलना ही नहीं। बोला क्या कि राजा का कोई रिश्तेदार नहीं होता, मतलब सबसे संबंध खत्म, सिर्फ अपने एक बेटे से प्यार करेगा। ध्यान से देखेंगे, अभी आगे चल के बताऊंगा। तुर्क ए चहलगानी का अंत किसने किया? तो गठन किया इल्तुतमिश ने। तुर्क ए चहलगानी का अंत किया किसने? आपका बलबन ने। ये वही 40 सरदार हैं। और इतना, मतलब आप ये समझ सकते हो कि इसने क्या किया होगा, क्या किया होगा भैया इसने इन 40 सरदारों का। तो बलबन की क्रूरता इतनी है, कुछ लोग कहते हैं कि 40 जो आपके सरदार थे इनको किसी एक अभियान पर भेजा और इकट्ठे पीछे से सेना भेज के मरवा दिया। लेकिन बहुत सारे इतिहासकार उस बात को नहीं मानते, क्योंकि उसमें कुछ लोगों का वर्णन आता है। जैसे एक है मलिक बकबक, ये बदायूं का एक सरदार था। इसे एक छोटी सी भूल हुई, इसके समय पर विद्रोह हुआ, उसको छोटे से कोई शांत नहीं कर पाया। एक था अमीन खां, ये बंगाल का नवाब था। इसको बंगाल में एक छोटा सा विद्रोह हुआ, वहां पर ये सरदार था। तो ये लोग उन विद्रोह, छोटे छोटे विद्रोह को दबा नहीं पाए। तो मलिक बकबक को, जो सॉरी मलिक बकबक था, इसको 500 कौड़े लगवाए सार्वजनिक रूप से, जनता के सामने। एक कौड़े का मतलब है कि एक कौड़ा अगर खींच के लगा दिया जाए तो खाल उतर जाती है एक कौड़े में। कौड़े की सजा ऐसी होती थी। 500 कौड़े लगे मलिक बकबक को, वही मर गया जनता के सामने, खाल हड्डी उतर गई। अमीन खां को इस छोटे से विद्रोह के लिए इसने मृत्युदंड दे दिया, खुले में फांसी। बहुत सारे लोगों को इसने सार्वजनिक तौर से मार डाला, जहर दे दिया। 40 सरदारों को बोला अब तुम्हारी तुम्हारी जो कहानी थी वो खत्म। तो क्या बोलेंगे? सिजदा, पाबोस और नौरोज उत्सव किसने शुरू किए? सिजदा, पाबोस और नौरोज उत्सव किसने शुरू किए? ठीक है। तो सिजदा का मतलब था, इसने कहा बलबन ने, हर एक व्यक्ति जो दरबार से जुड़ा हुआ है आएगा, पहले मेरे पैरों को क्या करेगा? घुटनों पर आ जाएगा सामने, ऐसे कोहनियों पर, फौजी की तरह। और फिर उस अवस्था में, फौजी तो देश भूमि के लिए करते हैं ना ड्रिल,
पौनियों पे ये करवाता था अपने लोगों से, चापलूसों से, बोला तुम मेरी चापलूसी करो। पाबोस, पैरों को चूमना। और नौरोज उत्सव, जो किसका एक उत्सव है, पारसियों का एक उत्सव है। न्यू ईयर भी बोलते हैं इसको पारसियों का। 21 मार्च को आता है ये, कभी कभी 22-23 मार्च तक भी रहता है, 21 से 23 मार्च के बीच पारसियों का एक त्योहार है। पहली बार गैर इस्लामिक प्रथा दिल्ली सल्तनत में लागू हुई, यानी ये पारसियों का त्योहार था। तो ये क्या है, ये इस्लाम का तो था नहीं, तो इसीलिए बोलते हैं कि इसने फारसी पद्धति में दरबार को चलाया। तो गैर इस्लामिक प्रथा कहां आ गई, दिल्ली के सल्तनत में आ गई, सब कुछ अपनी। किम जोंग यून का नाम सुना है जी, उत्तर कोरिया। क्या बोला, 7 कटिंग है, सबको प्रोटोकॉल दे दिया, ये 7 कटिंग है, इनमें से कोई कटिंग करा सकते हैं। इंडिया की तरह नहीं, कोई लाल बाल करके घूम रहा है, कोई आपका पीले बाल करके घूम रहा है। लड़की अंदर से बाल रंगवा देती है ऐसे, यहां से पीछे की साइड से, ऊपर से फिर नीले, ऊपर से लाल, फिर काले, फिर हरे, फिर नीले, मतलब 15-20 कलर के लड़की करवा लेती, एक ही लड़की। वेस्ट इंडीज के लोगों को देखो तुम, यहाँ किसी के छोटे छोटे बाल है, कोई गंजा है, किसी के इतने बड़े बाल है, किसी ने लटाई बना रखी। किम योंग जिंग ने बोला ये ड्रामा नहीं है, तुम आधे से ज्यादा समय अपनी सौंदर्यता को और सजने को दे देते हो। हिंदुस्तान में लड़कियां बहुत सारा समय सिर्फ सजने संवरने में दे देती हैं। उनको नहीं पता है कि तुम्हारा जो दमन समाज में होता आया है, इसको तुम सुंदरियता पर खर्च मत करो, इसको तुम अपनी तरक्की में खर्च करो। तुम अध्ययन करो चीजों का, तुम आगे बढ़ो, जिस चीज से तुम आगे बढ़ सकते हो वहां समय खर्च करो। तो किम जोंग यून ने क्या बोला, 7 कटिंग है, ये करवा सकते हो। ध्यान से देखेंगे भैया, भाभी जी ने करवा रखे हैं क्या ऐसे वाल, नहीं भैया, उसके छोटे छोटे बाल है, छोटे छोटे बाल कोई कटिंग नहीं। छोटे बाल समझते हो नहीं, ऐसे नहीं है, मतलब चोटी बनाई जा सके। मेरे जितने ही बाल होंगे, थोड़े बड़े होंगे बस। पहली बार गैर इस्लामिक प्रथा दिल्ली सल्तनत में लागू हुई, ये किम जोंग उन है, समझ गए, सल्तनत काल का। फारसी पद्धति में दरबार का गठन किया, सैनिकों के लिए नगद वेतन की व्यवस्था की। यहां पर बहुत बच्चे डाउट करते हैं, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के समय में भी मैं आपको बताऊंगा कि सैनिकों को नगद वेतन पूर्ण रूप से अलाउद्दीन खिलजी ने दिया सबको। इल्तुतमिश ने एक प्रथा चलाई थी, इक्ता, जानते हैं, फटाफट से बताएंगे इक्ता का क्या अर्थ, मैंने आपको बताया था। इल्तुतमिश ने जो जमीन का टुकड़ा अपने लोगों को देना शुरू किया इक्ता प्रथा में, तो बलबन के टाइम तक आते आते इक्ता किसको मिलता था, सैनिक को। तो बहुत सारे सैनिक बूढ़े हो गए, कुछ सैनिक एक्सपायर हो गए, कुछ अपाहिज हो गए। तो ये जो इक्ता थी ये उनके परिवार वालों के पास रहता था, जो पट्टा मिलता था जमीन का, फिर उसका परिवार के लोग, फिर उसके पोती पोते, ये सब उनको इस्तेमाल कर रहे थे। बलबन ने उन सब से उन इक्ताओं को लिया, नए सैनिकों से नहीं, पुराने लोगों से, जिनके इक्तेदार अब मर चुके थे। जो सैनिक था जिसको वो अलॉट हुआ था, जिसको दिया गया था, वो सैनिक मर चुका है, जीवित नहीं है, उसके किसी परिवार वाले के पास वो इक्ता आ गई है। तो इसने उससे उस इक्ता को लिया और बदले में दिया नगद वेतन। तो इसने किसके लिए नगद वेतन दिया, पुरानी इक्ताओं के लिए। 50 टंका, बोलते 40 से 50 टंका के बीच में बलबन ने उन इक्तेदारों को दे दिए, जो पुराने इक्तेदार हो चुके थे। बोला भी तुम अब कोई सेना में तो हो नहीं, युद्ध तुम लड़ते नहीं, तुमको एकता बहुत दिन तुमने इस्तेमाल कर लिया, ये तुमको कुछ मैं पैसे दे देता हूं, ये ले लो, ठीक है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी पूरी ही सेना से, पूरी ही सेना से क्या करेगा, एकता को ले लेगा, एकता को खत्म कर देगा, वो पूरी सेना को नगद वेतन देगा। इसने नगद वेतन किसको दिया है, पुराने लोगों को, जिनके इक्तेदार पुराने हो चुके थे, ठीक है भैया। इनको सरदार क्यों कहा जाता है, 40 सरदार, ये क्या पंजाबी थे, नहीं। सरदार का मतलब होता है प्यारे बच्चे, लीड करने वाला, जो प्रमुख है।
जिसे चौधरी बोल देते हैं हम कई बार। चौधरी क्या है? चौधरी सरनेम है जो रिप्रेजेंट करता है। अब मान के चलो पी के शराब पी के नाली में पड़ा है और उसको लोग लिख रहे हैं, ऐसे कार्ड पे लिख के दे दिया चौधरी रामपत सिंह। ये काहे का चौधरी है भाई? चौधरी और सरदार का मतलब है रिप्रेजेंट करने वाला। और तुमको इतनी चीज तो स्वीकार करनी होगी ना। बोलो खुद से आंखें बंद करके, हम बटे हुए लोग, बाहर के लोग, हम पर मुट्ठी भर लोग रूल कर रहे हैं। तो ताकतवर संख्या, भीड़ या फिर इंटेलिजेंस? तो आप कहेंगे भैया इंटेलिजेंस। तुम जातियों में बटे हुए लोगों ने क्या पाया? फिर मैं कहूंगा भैया हमने तो कुछ नहीं पाया यार। हमारे ऊपर लोग आकर के इतने सैकड़ों साल राज करके चले गए। आज भी हमारे हिंदुस्तान का यूथ बहुत सारा गुलामी का जीवन जीता है, बंधा हुआ है तमाम तरह की सोच में, वो आज भी मुक्त नहीं है। ऐसा नहीं है तुम्हारे ऊपर अगर बोलते ब्रिटेन का राज है आज भी, तो क्या अंतर आ जाएगा जी? आप लोग तो बहुत सारे युवा वर्ग आज भी बंधा हुआ है, ओपन माइंडेड है ही नहीं, उसे ही नहीं पता देश के लिए क्या जरूरी है। वो बस चंद कुछ लोग उससे कह देते हैं, उसके पीछे चल देता है। वो कहता देश बाद में, नहीं देश पहले। सैनिकों के लिए नगद वेतन की व्यवस्था की और इसने दो विभाग बनाए थे, बरीद ए ममालिक, ये गुप्तचर विभाग था। दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज ये सैन्य विभाग था, अपनी सेना को ठीक रखने के लिए। और गुप्तचर का मतलब समझ रहे हो? स्पाई, जासूसी करवाता था लोगों की, भैया मेरे खिलाफ कहीं कोई बात तो नहीं चल रही है। भैया बलबन का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। नेक्स्ट आगे चले। बलबन ने न्याय विभाग की स्थापना की। बलबन के समय 1279 और 1285 में मंगोल आक्रमण हुए। मंगोल आक्रमण इसके समय हुए हैं। पहले मैंने बोला इल्तुतमिश के समय 1221, बहराम शाह के समय 1241, और इसके बाद फिर मंगोल आए। अब की बार उनको बंगल, क्या बोलेंगे, अब की बार उनको किसने पीटा? बलबन ने पीटा। मंगोल आक्रमण हुए। 1279 में बंगाल में विद्रोह तुगरिल खान ने किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब बलबन विजयी हो गया मंगोलों के आक्रमण में, कहां विजयी हो गया? मंगोलों के आक्रमण में। तो इधर बंगाल में ये तुगरिल खां कहता है अब मैं राजा हूं, मैं ही राजा, मैं ही मंत्री। इसको पता नहीं था बेटा बलबन कैसा है, पता तो इसको था, इतने सोचा बलबन उधर विजयी है, तुझे लोग सपोर्ट करेंगे, तू यहां राजा बन जा। क्योंकि बलबन दिल्ली की गद्दी से बाहर कभी गया ही नहीं था। दिल्ली के बाहर किसी अभियान के लिए बलबन नहीं गया। बलबन ने अपने घर में बैठे बैठे लोगों तक इतना खौफ पहुंचा दिया कि उसके नाम से लोग डरते थे। लेकिन तुगरिल खान ने हिम्मत की, भाई इसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। इसने बोला कि मैं स्वतंत्र हूं। पहली बार ऐसा हुआ कि बलबन दिल्ली की गद्दी से बाहर गया, सेना लेकर के गया। तुम सोचो क्या उसने हाल किया होगा, फील करो इस तुगरिल खां का क्या किया होगा उसने। कहानी कह रही है सर आप ब्राह्मण हो क्या प्यारे बच्चे, मैं एक हिंदुस्तानी हूं, मैं एक भारतीय हूं, वही आपकी पहचान भी होनी चाहिए। सरनेम हमको मिला है सब लोगों से, जाति हमको हमारे पूर्वजों से मिली है, लेकिन उसमें कोई ऐसी विशेष बात है नहीं। आप मुझे किसी भी जाति का कह सकते हो, अगर जाति के नाम से ही पुकारना है, बाकी उसका कोई विशेष अर्थ मेरी जिंदगी में है नहीं। ध्यान से देखेंगे 1279 में बंगाल में विद्रोह किसने किया है? ये तुगरिल खान ने किया। बलबन सेना लेकर के गया। जितने लोग विद्रोह करने वाले थे सड़क के किनारे लकड़ी के फट्टे लगाए गए, लकड़ी के फट्टे दोनों तरफ। जितने लोग इस विद्रोह में शामिल थे इनको भैया इन पर गाड़ा गया और इनके शरीर में कीलें ठोक दी गई, और इधर से बलबन निकलते हुए आ रहा है। इधर इन तख्तों पर लाशें, ऐसे समझो इधर भी लाश लगी हुई, डेड बॉडीज,
इधर भी डेड बॉडीज। और इस तुगरिल खा का तो पता है क्या किया? बोला तुगरिल खा की खाल उतार लो सारी। पूरी बॉडी पर से खाल उतारी तुगरिल खा की, उसके अंदर भुस भर दिया, भुस। बोला इसको खचेड़ो सारे बंगाल में। भल्ले बेटा राजा। तो कहते हैं कि जब तक ताकत नहीं आए, ऐसी बेवजह का फूटा विद्रोह तो मत कर देना। सामने वाला ताकतवर है और आपको गाली दे दी, तुम आक्रोश में ये कर दूंगा वो कर दूंगा, पता चला सामने वाले ने पेल दिए तुम। नहीं करना चाहिए कभी। पहले ताकतवर बनो। तो क्या बोलेंगे, इसी को इतिहास कहते हैं हम। यहीं से आप लोगों को सीखना है सब कुछ, आपकी जिंदगी के लिए यही है। ठीक है। 1279 में विद्रोह किया। और बलबन के बाद में जो गद्दी पर आया, क्योंकि बलबन बाद में पैरालाइसिस हो गया बलबन को, बलबन मर गया। कहते हैं अपने बड़े बेटे के वियोग में, जो महमूद खान था, महमूद खां की मौत हो गई मंगोल आक्रमण के समय। तो उसके बेटे के वियोग में ये बलबन मर गया। बलबन का जो दूसरा बेटा था बुगरा खां, उसने गद्दी पर बैठने से मना कर दिया। उसने बोला मुझे इस तरह का कोई शासन नहीं चाहिए। वो भयभीत था बलबन के शासन को देखते हुए। एक बच्चा बोल रहा सर ये रोता क्यों था? बताया ना, अपने जीवन के लिए रोता था। तुम नहीं रोते होगे क्या? तुमने कष्ट सहा है? मैं रोया हूं एक बार, मैंने शायद तुमको बताया भी होगा। हमारे भाई की शादी हो गई, और मतलब बड़ी विपत्ति का समय था हमारे ऊपर। विपत्ति का समय क्या मतलब, हमारे भैया एक दिल्ली पुलिस में सिपाही थे, और घर को वही चलाते थे लगभग। तो उनकी शादी हुई हुई थी, ये बात है सन 2015 की। अब से 7 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें। तो घर में ऐसी विपत्ति थी कि पिताजी किसान थे, बहुत सारे पैसे नहीं थे। तो हमारा घर ऐसे पुराना घर है, 100 साल पुराना घर है। आज तक कोई एक नई ईंट भी नहीं लगाई है हमने। 3-4 पीढ़ी हम उसी में रहती हुई आई हैं। अच्छा, अभी तुम जो देखते होगे घर जो नया, अगर किसी ने फोटो वोटो में देखा होगा जहाँ मेरी किताबें ताबें लगी हुई हैं, ये हमारा मतलब किराए पर रहते हैं हम यहाँ। तो स्टूडियो के पास में है, रेंट पे रहते हैं। तो वो रोने की बात मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? मैं ऊपर कमरे में था, और नीचे वो मांगने नहीं आते, पैसे मांगने आते हैं शादी के बाद में, जश्न में किन्नर। उन्होंने कुछ पैसे मांगे बहुत सारे, और स्थिति ऐसी हुई कि घर में पैसे नहीं थे देने के लिए। गांव की, हमारे गांव में मतलब बहुत सारी पॉलिटिक्स के चलते हुए मुझको कई बार ऐसा हुआ कि उन लोगों ने देखा कि ये सबसे अच्छा लड़का है अपने गांव का, क्यों ना इसको फंसाया जाए। तो बहुत बार प्रयास हुए, झूठे मुकदमे हुए, लेकिन कहते हैं कि भगवान सबकी मदद करते हैं। वो सब कुछ हुआ, अपना बचाव हुआ, सत्य की जीत भी हुई। तो कहने की बात है, उस समय मैं रोया, मुझे आज भी ध्यान में, अपने कमरे में शायद सबसे ज्यादा तब रोया हूं कि हमारे घर में पैसे नहीं है। और ऐसे नहीं कि पैसे नहीं है कि मतलब, अभी इन लोगों को क्या बताए, क्योंकि वो तो जिद करते हैं पैसे की, वो जानते नहीं, फिर वो उल्टा सीधा बोलते हैं। ये वो चीज है, जिंदगी में आप कभी ना कभी रोओगे। बलबन को अपनी जिंदगी में ये क्या हुआ है उसके साथ, ही उसको लेकर के रोया है। तो हर व्यक्ति रोता है कभी ना कभी, और रोना चाहिए, अच्छी बात है। वो आपको सबसे ज्यादा सिखाता है कि हम ये मौका फिर दोबारा नहीं आने देंगे। तो मैंने बोला कि बलबन के बेटों ने तो मना कर दिया, बलबन के बेटों ने तो मना कर दिया। क्या बोलेंगे, ये कैकुबाद बलबन का पोता था, बलबन का पोता था। बोलेंगे एक बार, सर आप राजपूतों को क्यों टारगेट करते हैं? भैया आज तक अपने जीवन में तो किया नहीं है, ऐसे कुछ भी मूर्खता से लिखे जा रहे हो। कोर्स ब्लॉक करो। आज तक प्यारे बच्चे, चलो सुनो, कोर्स ब्लॉक मत करो, ये बच्चे बताएंगे क्या मैंने कभी किसी चीज को निशाना बनाया? ये जो आपके शब्द है ना, ये आहत करते हैं। क्योंकि इसमें दो चीजें हो सकती है, या तो आप बहुत विद्वान हैं, या आप बिल्कुल निरे मूर्ख हैं। मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूं वो आप सीखते नहीं, और आप बेवजह की कोई भी एक अलग थ्योरी लेके आएंगे कि आप राजपूतों को टारगेट क्यों करते हैं, गौरव सिंह कह रहे हैं। अब बताओ, कोई अर्थ है इस बात का? भरी क्लास में हम डिस्कस कौन सी चीज कर रहे हैं? मैं अपनी स्थिति के बारे में बता रहा हूं, मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं भावुक होकर के कि आप ये सीखे। तो हमारे भाई ये कमेंट कर रहे हैं, इनसे बात कराओ मेरी एक बार, मैं इनसे पूछना चाहूंगा मैंने कब टारगेट किया। आ जाओ। तुम में से कुछ लोग होते हैं ना कि ऐसा होता है ना कि वो अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं।
वो अपनी बुद्धि के बारे में बताते हैं कि उनके अंदर बुद्धि कितनी है। और मेरे दोस्त गौरव सिंह, आप भी यही कर रहे हैं। इनको मुक्त किया जाए, आप कहने के लिए दोस्त स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी कहें। तुमको पता है कौन से मास्टर चाहिए? तुमको वो मास्टर चाहिए कि जो किताबों में जैसे लिखा हुआ है ना कहीं पे, वो टीप के ऐसे लिख दे, ये ऐसे, और पेपर में तुम जाओ, मिले कुछ नहीं, सीखे तुम कुछ नहीं। तैयारी करी अगले साल, फिर से तुमको ऐसे पढ़ाया गया, पेपर में तुमको कुछ मिला नहीं, तुमने कुछ पढ़ा नहीं, तुम कुछ सीखे नहीं, और तुम्हारी उम्र हो गई 30 साल, और 30 साल की उम्र में तुम जीडी का फॉर्म भर रहे हो। ये स्थिति होती है बहुत सारे बच्चों की, आप उनमें से एक हैं। तो मैंने बोला ना कि देयर आर लवर्स एंड हेटर्स ऑल्सो, तो ये तो होते ही है। तो बलबन के बेटे ने जब मना कर दिया तो बलबन का पोता आया, कैकूबाद। ये कौन है? जो बलबन का बड़ा बेटा था, जिसके वियोग में बलबन मर गया, महमूद खान के, ये उसी का बेटा है। और इसी ने बनवाया है किलोखरी का किला। खिलजी वंश में बार बार नाम आएगा, तब मैं आपको बताऊंगा। कैकुबाद के बाद में शमसुद्दीन द्वितीय या कैमूर, जिसको बोलते हैं, गुलाम वंश का अंतिम शासक है। और ये हमेशा याद रखेंगे। तो गुलाम वंश में जो भी मेरे प्यारे दोस्त मैंने आपको पढ़ाया है, उसको एक बार आंखें बंद करके पढ़ना है ना, और सोचना क्या आपको पढ़ाया गया है, और ऐसे ही अब आगे बढ़ते चलेंगे। तो अपना ख्याल रखिए बहुत सारा, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखिए अपना कि आप किसी भी चीज के बहकावे में आके कुछ भी माइंडसेट आप हमेशा सोचें बोलने से पहले, क्योंकि जिंदगी में हमारे शब्द हमको कहीं लेके जाते हैं। कि हम कहाँ पहुंचेंगे, हमारे शब्दों का चुनाव होता है। तो बहुत ख्याल से, और मैं तो पढ़ भी लेता हूँ, मैं इग्नोर कर सकता हूँ मेरे भाई गौरव, बुरा मत मानना मेरी बात को। मैं ये चीज आपकी इग्नोर कर सकता था, ठीक है। और ये आपको ब्लॉक करने वाले थे, इन्होंने हाईलाइट करके, तो मैंने रोका है। मैं सिर्फ समझाने का उद्देश्य मेरा ये है कि ये जो तुम सारे बच्चे, लगभग जितने भी 13,000 बच्चे जो तुम क्लास देख रहे हो, तुम समझ पाओ। हमेशा जिंदगी में चीजों को अप्लाई करो, ये आपकी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि आपके किसी एक के सेलेक्ट ना होने या होने से शायद मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 45,284 जो लोग हैं ना, इतने लोग सफल होने हैं। आप में से कौन असफल हो जाएगा उसका कोई मतलब नहीं है, इतने लोग तो सफल होंगे। और इतने लोग सफल होंगे तो एसएससी जीडी में सबसे ज्यादा भरोसा बच्चे आरडब्ल्यूए पर करते हैं। तो सीधी सी बात है, सबसे ज्यादा रेशियो भी किसका होने वाला है? आरडब्ल्यूए का होगा। बच्चा तो सेलेक्ट होगा, घरों को रोशन करेगा, लेकिन आप कहीं मत फंस जाना इसमें। ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।